Assalamu alaikum viewers, this is your host Muaz and welcome to the D Table podcast. सो आज हमारी पहली एपिसोड है पायलट एपिसोड जिसमें हमारा कोई गेस्ट तो नहीं है लेकिन हम बेसिकली दो दोस्त हैं और एक हमारा तीसरा दोस्त भी जो कि आज हमारे साथ नहीं है लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे। तो हम ही एज अ होस्ट एक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट और कभी कभार मिलकर कर लिया करेंगे। तो आज जो मेरे दूसरे दोस्त हैं ज़ीशान, हम एक दूसरे का बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो पहली एपिसोड इसी बारे में, हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, ताकि आप लोगों को हमारे बारे में थोड़ा सा पता हो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है और हमारा आगे विजन क्या है और हमने किस तरह पॉडकास्ट को लेके चलना है। सो बगैर किसी डिले के हम शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम निशान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, बिल्कुल। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चूँकि आज हमारी पहली एपिसोड है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद अपने बारे में थोड़ा-सा व्यूअर्स को आगाह करें कि मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है और आप करते क्या हैं बेसिकली। और बेसिकली मैं रिनानापुर से हूँ, पंजाब के अंदर है, उकाड़ा के करीब करके छोटा सा शहर है, वहाँ से मैं हूँ। और मैंने 1 साल हो गया, मैंने अपनी एजेंसी शुरू करी हुई है वीडियो एडिटिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन को लेके। और उस एजेंसी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल संभाल रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट संभाल रहे हैं, कुछ एजेंसीज़ की एड्स होती हैं सोशल मीडिया के लिए, और उस काम को एक्सपेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा एजुकेशन वाइज कुछ खास नहीं है मेरा बैकग्राउंड, और मेरे बारे में यही। अब आप बताएं माज़, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अच्छा, मैं भी अगर अपने बैकग्राउंड से थोड़ा-सा बताना शुरू करूँ तो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मेनली। और आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट। मैंने कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी से बेसिकली अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। और बैकग्राउंड मेरा अगर आप बात करें तो यार मैं वैसे ना बड़ा एक किस्म का ना डगमगाता इंसान हूँ कि लाइक वैसे अगर मेरे पेरेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो मेरा बैकग्राउंड शिकरगढ़ बनता है, नारोवाल रीजन जो है। बट पैदाइश मेरी स्वाबी की है और रहता मैं लाहौर में हूँ। तो फिर के लाहौर। बस हम घूमते फिरते रहते हैं बेसिकली। तो मेनली पॉडकास्ट जो शुरू करने का एक इनिशिएटिव था उसमें ये भी था क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो मैं करता हूँ लेकिन 2 साल से 3 साल से ना मेरा एक बड़ी एक अंदर की मतलब ख्वाहिश थी कि मैं एक मतलब पॉडकास्ट हम शुरू करें और जिसमें मतलब क्योंकि नॉर्मली जो भी हम पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं या तो वो उसकी स्पेसिफिक एक नीश होती है, वो उसी के ऊपर रिवॉल्व अराउंड कर रही होती है, या फिर उसमें ये होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फेमस बंदे या कोई हाई प्रोफाइल बंदों के इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट ही नज़र आते हैं। अगर हम बात करें कॉमन स्टोरीज़ की, एक कॉमन पर्सन की जिसकी एक अपनी स्टोरी होती है, कोई अपना वेंचर लेके चल रहा है या कोई भी मोटिवेटिंग स्टोरीज़ होती हैं, हमें वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स देखने को कम मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन अगर आप उसकी रेशो देखी जाए तो थोड़ी-सी कम है। तो एक बेसिक जो पीछे मोटिवेशन ये थी कि हम मतलब उन लोगों को भी टारगेट करें, ठीक है? उनकी स्टोरीज़ आगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट एक अपना वेंचर रन कर रहा है या एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो उसकी कहानी बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगनी चाहिए ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि यार वी कैन डू इट टू, ठीक है? और श्योरली हम बड़े लोगों के साथ भी इंशाल्लाह आगे चलते-चलते पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन मेजर फ़ोकस हमारा एक जो कॉमन स्टोरीज़ जो हमें सुनने को नहीं मिलती हैं, उनको टारगेट करना होगा। तो जैसे आपने बोला कि आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर वो पहला स्टेप क्या था? यानी कहाँ पे जाके फील हुआ कि यार मैं ना कंटेंट बनाना चाहता हूँ? अच्छा यार, शौक तो बेसिकली मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट किया था। तो अगर फ़ोटोग्राफ़ी के शौक की बात करें तो वो अंदर का जो कीड़ा है वो तो 7 साल की उम्र में पैदा हो चुका था, फ़ोटोग्राफ़ी का। लेकिन ये है कि उसके बाद काफ़ी अर्से तक मेरी स्कूल लाइफ़ एंड ऑल दैट तो ना वो कभी नहीं पता लगा, ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ हैं, मतलब या तो था ना कि वो कोई छोटू-सा कैमरा हो या कोई भी, लेकिन आई डिडन्ट हैव एनी सिंगल डिवाइस ताकि मैं कोई चीज़ कैप्चर भी कर दूँगा। बस मतलब एक था कि यार अब किसी के हाथ में देख लिया कैमरा, तो एक वो अंदर से ही होता था कि यार कोशिश करता हूँ इसे पकड़ के ना थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करूँ, या किसी का कोई किसी दोस्त ने मोबाइल ले आना साथ, तो उसके मोबाइल पे मैंने बस कैमरा खोल लेना और भाई तस्वीरें खींचे ये वगैरह। तो वो एक शौक की इब्तिदा थी, तो करते-करते आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन तो आई गॉट माय फर्स्ट मोबाइल। तो जब वो अपना फर्स्ट मोबाइल लिया तो अब अपनी चीज़ थी तो ना मैंने रैंडम वही जो भी एक एक यहाँ पे नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़र का स्टार्ट होता है कि
फूलों की पिक्चर उतारना या सनसेट की पिक्चर उतार लेना या अंदरून लाहौर में आए किसी बाबे की पिक्चर उतार लेना। तो स्टार्ट मेरा भी वही था। तो वहाँ से स्टार्ट किया और कभी-कभार वो पहले वो मतलब सिर्फ़ पिक्चर्स खींचना फिर उनको मतलब साथ-साथ ना एडिट करना, कलर ग्रेड करना लाइटरूम में जाके मोबाइल पे या पीसी पे आके ना और कभी-कभार स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करके उनको एडिट वगैरह करना शुरू कर देना। तो एक ना शौक डेवलप होता गया फिर बाकियों को दिखाना थोड़ा-सा चेक वगैरह करवाना कि यार ये देखो ये मैंने किया है काम सो डू यू लाइक इट और नॉट और उनके ओपिनियन और रिव्यूज़ वगैरह लेने। तो अक्सर वैलिडेशन मिल जाती थोड़ी-सा मतलब तारीफ़ हो जाती है वो जो कि मेरे नज़रिए एक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत ज़रूरी भी होता है कि मतलब इट कीप्स हिम मोटिवेटेड और उसको वो एक ड्राइविंग फ़ोर्स होती है उसके मतलब एक नया काम बनाने में भी। तो वो चीज़ करते-करते जब मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा यार आई कैन डू इट सो उम, मुझे इस पे मतलब काम करते रहना चाहिए और मतलब अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहना चाहिए। फिर कॉलेज में गया और वहाँ पे थोड़े से दोस्तों से मुलाकात हुई करते-कराते कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया बट अभी तक मैं कोई प्रोफ़ेशनली नहीं कर रहा था, वही मोबाइल की हद तक थोड़ा से वो पिक्चर उतार ली, वो एस्थेटिक जिसको आप बोलते हैं, वही काम करते-करते। तो व्हेन आई गॉट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे मेरी बेसिकली जो फ़ील्ड थी मैस कम्युनिकेशन थी और इट्स ऑल रिलेटेड टू जर्नलिज़्म एंड कंटेंट एंड ऑल दैट। तो मेरा यही था कि मैं मैस कम्युनिकेशन करके अपना मेजर फ़िल्म वाली साइड पे कर लूँगा क्योंकि इंटरेस्ट था। तो एक मुझे वे मिल जाएगा प्रोडक्शन में इन्होंने का और अपना एक मतलब प्रॉपर अपने पैशन को परस्यू करने लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो आपको ऑलरेडी आइडिया था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन की ही साइड पे जाना है। मतलब मेरे घरवालों ने मुझे काफ़ी अपोज़ किया था कि मैस कम्युनिकेशन क्यों चूज़ कर रहे हो कि मतलब क्यों क्या? तो उनके उनको लगता था कि शायद मैं कोई एंकर पर्सन बनना चाहता हूँ या एज़ अ जर्नलिस्ट परस्यू करना चाह रहा हूँ या वही मतलब आप 90% ऑफ द पीपल अगर आप उनको बताओ ना कि आप मैस कॉम कर रहे हो, तो उनके ज़हन में यही थोड़ा दिया कि ये शायद बंदा किसी न्यूज़ चैनल में जाना चाहता है कल को। और उनके नज़दीक मैस कम्युनिकेशन सिर्फ़ लिमिटेड है न्यूज़ तक। लाइक आप अभी भी पाकिस्तान की एक जनरल ऑडियंस को देखेंगे ना तो उनको आप कहेंगे यार मैं मैथ्स कम कर रहा हूँ। अच्छा तो आप एंकर बनना चाहते हैं या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। अभी तक यही पर्सोना डेवलप है लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन इज़ अ वास्ट फील्ड। अगर आप हाँ, हम जब मैथ्स कम्युनिकेशन जॉइन करते हैं, हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही पढ़ाई जाती है। मैथ्स मैथ्स मीन्स ऑन अ लार्ज स्केल यानी एक बड़ी चीज़ और कम्युनिकेशन इज़ जस्ट कम्युनिकेशन इट कैन बी फ्रॉम इन एनी फॉर्म ठीक है? आप फ़िल्म देख रहे हैं दैट्स आल्सो कम्युनिकेशन, आप बुक्स पढ़ रहे हैं दैट्स आल्सो कम्युनिकेशन, आप रेडियो सुन रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप आपस में बोल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ मतलब जिसमें आप एक मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं वो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो इसमें फिर मैस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के आप ये कह सकते हैं कि हर फ़ील्ड आ जाती है, हर टूल आता है, उसमें फ़िल्म भी आती है, उसमें प्रिंट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, ईच एंड एवरीथिंग आती है। और तो जर्नलिज़्म इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है? उसमें एडवर्टाइज़िंग भी आती है, आपकी मार्केटिंग भी आती है, सब कुछ आता है लेकिन जर्नलिज़्म इज़ अ मतलब मेजर पार्ट तो इट्स नॉट सोली रिलेटेड टू जर्नलिज़्म, इट्स अ वास्ट फील्ड, ठीक है? तो मेरा यही था कि मतलब मैंने जर्नलिज़्म वाली साइड पे नहीं जाना, मैं जर्नलिज़्म से हट के मैं फ़िल्म वाली साइड पे जाऊँगा ताकि मतलब अपना परस्यू वगैरह कर सकूँ। इसका ईज़ी था। याह इट वाज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट थोड़ी-सी हुआ ये था कि उस एज में ना काफ़ी एक जो हमारी तादाद है स्टूडेंट्स की वो नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्होंने किस साइड पे जाना और सिर्फ़ उस एज की नहीं अगर आप बात करें अभी भी मतलब कोई 30s में भी जाके ना हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायरेक्शन लेस होते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं हमें नहीं पता होता, ठीक है? आई मेरे ख़्याल में वो लोग लकी होते हैं जो अपनी एक डायरेक्शन पहले से एक सेट कर लेते हैं और उसके ऊपर डेडिकेटेड रहते हैं कि हाँ भाई कंसिस्टेंट रहते हैं कि हमने इसी राह पे चलना है, व्हाटएवर वी हैव टू फेस, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या होता है कि इंक्लूडिंग मी मेरा भी यही था कि एक चीज़ की थोड़ा-सा आउटपुट नहीं नज़र आया, चलो यार लेट्स चेंज इट क्योंकि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। और ये हमारे अलमिया ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और इवन के काफ़ी मतलब स्टूडेंट लाइफ के बाद भी लोगों का यही हाल रहता है कि वो अपनी उनकी कोई डायरेक्शन सेट नहीं होती। कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती उनमें मतलब वो बहुत शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। मतलब उन्होंने 2 महीने 3 महीने मेहनत की तो रिज़ल्ट नज़र नहीं आया तो चलो लेट्स क्विट इट छोड़ दिया, ठीक है? तो ऊपर इसमें मेरे नज़दीक मीडिया की भी एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं बाद में टच करूँगा, अभी बेसिकली मैं अपना तो
ये था बेसिकली मेरा मतलब मैथ्स कॉम जॉइन करने का पीछे सारा बैकग्राउंड स्टोरी। तो आई जॉइन्ड माय फील्ड मतलब डिग्री, वहाँ पे मैंने मतलब शुरू किया। फिर जब मैं वहाँ पे गया देन आई रियलाइज़्ड कि यार शायद मैंने गलत यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लिया है। ऐसा भी रीज़न वाज़ कि वहाँ पे लाइक अभी डिपार्टमेंट नया-नया खुला करा था। इट तो वो अभी एक ग्रोथ फ़ेज़ में था। और वो विद टाइम अभी ग्रो कर रहा था। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ थे, तो देयर वाज़न्ट एनी फ़िल्म डिपार्टमेंट, ठीक है? नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मैथ कॉम का नॉर्मली एक अलग डिपार्टमेंट होता है, फ़िल्म का अलग डिपार्टमेंट होता है, आप शुरू से ये करते हो। लेकिन स्टिल अक्सर यूनिवर्सिटी में होता है कि आप मतलब मैथ कॉम जॉइन किया आफ्टर 4 सेमेस्टर्स या फाइनल ईयर में जाके जब आपने मेजर चूज़ करना होता है तो आप फ़िल्म कर सकते हो, ठीक है? तो लेकिन अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में ये नहीं है, अब वो यही है कि फ़िल्म का अलग डिपार्टमेंट है और मैथ कॉम का अलग डिपार्टमेंट है, तो ठीक अगर है? कोई कोई बंदा फ़िल्म को स्टडी करना चाहता है, लाइक वो फ़िल्म मेकिंग तो अब उसके मतलब अलहदा यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एक फ़िल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट है। मतलब 4 साल की फ़िल्म की डिग्री, वो मैस कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। वो मैथ कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आती। मैथ कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली जो आजकल एक मेजॉरिटी हमारा एक वो सिलेबस चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, एक जो सारा करिकुलम है, तो उसमें ये होता है कि मैथ कॉम में आप आगे जाके जर्नलिज़्म में जा सकते हैं या आप एडवर्टाइज़िंग में जा सकते हैं या सोशल मीडिया में जा सकते हैं, तो आपके पास ये फ़ील्ड्स आती हैं। लेकिन फ़िल्म की अब थोड़ी-सी ना अलहदा एक प्रोग्राम ही अलहदा डेवलप हो गया। तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं था, खैर फ़िल्म डिपार्टमेंट ही नहीं था, तो वो एक मेरा पर्सोना था कि शायद मैं बाद में कर सकूँ। लेकिन एवरीथिंग्स जो भी एक कोई चीज़ होती है वो बेहतरी के लिए होती है, ठीक है? अच्छा आपने बोला कि आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर इंटरेस्टेड हो और आपने फिर मैस कम्युनिकेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट से किया। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइक फ्रॉम प्रोफेसर्स या टीचर्स के पर्सपेक्टिव से कि जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से यानी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के लाइक जो उनका कोर्स है या उनका जो स्टडी मटेरियल वो अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेटेड है। तो आपको लगता है कि आपने जब मैस कम्युनिकेशन में करा तो वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल था वो अपडेटेड था, आपको उसने फैसिलिटेट किया कंटेंट क्रिएशन के अंदर? अम, इफ यू टॉक अबाउट मतलब उसके बारे में अगर हम बात करें और मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूँ, तो लाइक अगर अब हम मेरे ख़्याल में हम इसको ना थोड़ा-सा कैटेगराइज़ कर लेते हैं। लाइक अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जर्नलिज़्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? हमारे जर्नलिज़्म के कोर्स थे, तो मेजॉरिटी ऑफ़ देम हम ज़्यादातर यही पढ़ते थे कि यार जर्नलिज़्म की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है? आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन थ्योरीज़ होगी, जो कि पहले-पहले आई थी कि तो उनका आई डोंट नो स्टडी करना ज़रूरी था या नहीं था, क्योंकि मैंने तो जर्नलिज़्म के ऊपर नहीं किया, लेकिन समहाउ मेरे नज़दीक वो चीज़ सही थी क्योंकि वी कुड रिलेट इट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है? जो हम वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है? आइदर दे वर कम्युनिकेशन थ्योरीज़ और ये, और हमें नॉर्मली असाइनमेंट्स भी मिलती थी कि लाइक हमें कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है या इस तरह कुछ करना है। तो रियल लाइफ मतलब जो एक आपका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको साथ-साथ मिल जाता था, ठीक है? तो उधर ही मतलब मैंने दोस्त का कैमरा लेके शूटिंग वगैरह करनी और ये दोस्त के साथ मिलके, तो मतलब वहाँ पे थोड़े से अपने स्किल्स मैंने एनहांस किए, ठीक है? और आज जो मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, लेजिट अगर आप आज से 4 साल पहले की बात करें तो मेरे में इतना पानी बिल्कुल भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है? लाइक अगर कैमरा के सामने आना तो वो कहते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा वियर्ड आउट कर जाना और अजीब-सा होना कि यार कैमरा कॉन्शियस हो जाऊँगा और ये वो। तो हाँ, इसमें मैस कम्युनिकेशन का मैं थोड़ा-सा कर सकता हूँ क्योंकि जर्नलिज़्म जब आप करते हैं ना तो आपको पीटीसी से रिकॉर्ड करवाने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, तो उससे अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो अब नाउ आई कैन ईज़िली कम्युनिकेट या कैमरे के सामने आके बोल सकता हूँ। तो वो एक चीज़ अच्छी थी। और टू बी ऑनेस्ट अगर बाकी थोड़े से हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें ना, तो पता अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी ने मेरे से देख लिया तो शायद मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैशिंग होगी, बट इट्स ओके आई गेस। तो अब हमें मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स और इस तरह के जो थोड़े से टेक्निकल कोर्सेज़ थे वो थोड़े से लेट करवाए गए, और जब करवाए गए तो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज़, अब कहूँ मैं क्या कहूँ? अब मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का पेपर है, मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स है, एंड मिड टर्म्स में एंड फाइनल टर्म्स में हम रिटन पेपर दे रहे हैं कि आईएसओ की डेफ़िनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ आईएसओ, व्हाट इज़ शटर स्पीड एंड व्हाट इज़ एपर्चर, मैं लिख के बता रहा हूँ।
क्यों मुझे लिख के बताने की ज़रूरत है? लेकिन थोड़ा आउटडेटेड ही है वो, तो कह सकते हैं आप। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें आउटडेटेड थी, तो मतलब मेरा फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स है, तो मुझे आप मेरी जो पिक्चर्स मैं सबमिट करूँगा, उसके ऊपर मेरी इवैल्यूएशन करो, ठीक है? वो भी थी, ठीक है? हमारे से एंड पे एक मतलब पिक्चर्स भी मँगवाई थी कि हमें फ्रेम करवा के देनी थी कि ये पिक्चर है, इतने मार्क्स इसके होंगे, लेकिन वो 10 या 20 मार्क्स से। लेकिन 50 मार्क्स या 40 मार्क्स फिर भी पेपर्स के, यानी वो रिटन पेपर गए थे। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी में एक आर्ट्स एंड डिज़ाइन का डिपार्टमेंट भी था। वो भी फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स करवा रहे थे। बट उनकी मार्किंग एवैल्यूएशन किसके ऊपर? ज्यूरी के बेस पर थी, कि वो एक प्रॉपर थीम के ऊपर फ़ोटोग्राफ़ी पिक्चर्स खींच के लाएँगे, ज्यूरी बैठेगी, वो जज करेगी, उसके ऊपर उनकी एवैल्यूएशन होगी, नो रिटन पेपर। ओके। एंड वो समझ में आता है, ठीक है? वो होना चाहिए। तो मतलब मुझे क्या मतलब, मैं फ़ोटोग्राफ़ी का मैं जाके रिटन पेपर पे आईएसओ एपर्चर की डेफ़िनेशन लिख रहा हूँ। अब उसमें टीचर का भी कसूर नहीं, वो अथॉरिटीज़ का आ जाता है, ठीक है? क्योंकि टीचर तो चाहता है कि मतलब बच्चा यार कुछ सीख ले, ठीक है? तो और जिन टीचर से मैंने वो सीखा, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, क्योंकि उनका माशाल्लाह से ना, क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। तो वो कुछ टेक्निकलिटीज़ जो रियल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, जो उन्होंने हमें बताई थी, आज हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। आप दोबारा 4 साल पीछे जाओ डिग्री से पहले, और आपको पता होगा एक साइड पे फ़िल्म मेकिंग और एक साइड पे है ये मीडिया कम्युनिकेशंस। तो आप कौन सी डिग्री चूज़ करोगे अगर आपने कंटेंट क्रिएटर बनना तो? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं फ़िल्म मेकर बनना चाहता हूँ ना, तो मैं फ़िल्म की डिग्री नहीं प्रेफ़र मैं नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? मतलब 4 साल जो मैंने तो लगाना ना, फ़िल्म स्कूल में जाके मैंने फ़िल्म बनाना सीख नहीं लेना, जब तक मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। अभी मैं नहीं कहता कि मैं मार्केट का एक टॉप लेवल का कंटेंट क्रिएटर हूँ या टॉप लेवल का फ़िल्म मेकर हूँ। मेरे से बहुत-बहुत अच्छे बैठे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुद पंगे लेके, यूट्यूब से देख के और इधर-उधर से मतलब करके सीखा है। तो ये नहीं, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फैसिलिटेट नहीं करेंगे ये इस लर्निंग उसका एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट ये हो सके, अगर मैं एक फ़िल्म मेकिंग के डिपार्टमेंट में जाऊँगा यूनिवर्सिटी में, तो मुझे जो उसका वाक़ई में फ़ायदा हुआ ये होगा, वो नेटवर्किंग होगी। तो मतलब आई विल मीट लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है? क्रिएटिव लोगों के साथ मिलूँगा, उनके साथ मेरी डिस्कशन होगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, एक नेटवर्किंग डेवलप होगी। वो चीज़ हेल्प करेगी मुझे कि मेरे मार्केट में लिंक्स बन सकते हैं, और एक मतलब फ्यूचर पार्टनरशिप्स डेवलप हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एक कंपनी मिल जाएगी। बट 4 साल अगर मैं कहूँ कि मैं फ़िल्म बनाना सीखने जा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब सही है। और इवन कि मेरे जितने दोस्तों ने किया है 4 साल फ़िल्म में पढ़ा, वो भी यही कहते हैं कि मतलब आपको ज़रूरत नहीं है फ़िल्म मेकर बनने के लिए, फ़िल्म स्कूल जाने की। इवन कि आप चलें, अब हर कोई इधर कहता ही है, हॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी अगर आप मोस्ट ऑफ देम आप देखेंगे, तो वो फ़िल्म स्कूल नहीं गए। अब क्रिस्टोफर नोलन की इतनी मार्केट है, वो नहीं फ़िल्म स्कूल गया। सही। अच्छा, एज़ अ फ़िल्म मेकर पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि इस चीज़ का स्कोप है? क्योंकि जैसे रिसेंटली नेटफ्लिक्स आई है, बहुत सारी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं या कंपनीज़ खुली हैं, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, लोकली प्रोड्यूस कर रही है कंटेंट। काफ़ी सारे सीजन्स भी आ रहे हैं जो लोकली प्रोड्यूस है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी उस चीज़ का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, या फिर पाकिस्तान में अब इसके ऊपर मैं एक फाइनल ओपिनियन तो नहीं दे सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो एक मेरी एक प्रोसेसिंग है या मेरा एक ओपिनियन, तो मेरे नज़दीक आने वाले कुछ टाइम में शायद हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करें, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता ना फ़िल्म्स बन रही हैं। मतलब पहले एक टाइम आज से कुछ साल पहले जाएँ तो फ़िल्म तब भी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन अगर आप उनका एक फ़ॉर्मेट चेक करें तो आपको कराची से आगे। लेकिन जैसे हम इंडिया में देखते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे लोकली लोग फ़िल्म मेकिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी स्कोप है, लेकिन वो बड़े लेवल के ऊपर है, लाइक मौला जट आई। हाँ। लेकिन आपको लोकली लोगों का नहीं पता होगा यार ये। लोकली अभी, हाँ, टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो उसका भी कोई इतना ट्रेंड या स्कोप दूसरा अभी नज़र नहीं आता। बट अगर कोई इस तरह के मतलब, अब अभी तक तो पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स भी नहीं आया खैर से। तो लेकिन एक वो होप है कि, और थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है कि विदिन सम टाइम ये चीज़ ग्रो कर रही है, क्योंकि लोकल टैलेंट भी आहिस्ता-आहिस्ता ना इवॉल्व कर रहा है काफ़ी इस तरह फ़िल्म वाली साइड पे। ठीक है, आज से 4 साल 5 साल पहले कुछ लोगों का कंटेंट देखें और अगर अब देखें तो काफ़ी ज़्यादा
बेहतरी है। बेहतरी आ रही है, लोग मतलब सीख रहे हैं उसकी चीज़ की तरफ, मतलब एक कहते हैं ना अडॉप्टेशन आ रही है। सो लेट्स होप कि सही। दिस विल वर्क आउट। तो अगर आपके ख्याल में अगर एक मैस कम्युनिकेशंस एक बंदे ने पढ़ी है और वो फ़िल्म मेकिंग के अंदर जाना चाह रहा है, तो आपके ख्याल में उसका क्या, और ऑब्वियसली अगर कोई भी करेगा वो फेमस होने के लिए करेगा कि यार मुझे एक बिग बजट मिले एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए आपके ख्याल में कोई एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर कि किसी ऐसे बंदे ने कि जिसने लोकली कंटेंट प्रोड्यूस किया हो और उसको फिर बाहर से ऑफर्स वगैरह आई हुई हो? लोकली एक कंटेंट अगर आप प्रोड्यूस करने की बात करें, बाहर की ऑफर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट क्रिएटर है, आई थिंक वो मेरी ही एज का होगा या मेरे से 1-2 साल है छोटा हो, बूरे। ठीक है, आप इंस्टाग्राम उसका जाके चेक करें, वो बंदा है ना, वो मतलब आग लगा रहा है। आग कैसे लगा रहे हैं, लाइक उनका कंटेंट किस चीज़ को लेके है? वैसे तो वो फैशन फ़ोटोग्राफ़ी भी करता है, फैशन फ़िल्म्स भी करता है। रिसेंटली जो ज़्यादा उनको एक रिकॉग्निशन मिली है ना, वो एआई क्या कहते हैं जनरेटेड कंटेंट के ऊपर। लाइक अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो एक वो पूरी एक ना वो सीरीज़ चली थी कि जितने भी आपके पाकिस्तानी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनकी अ, पाकिस्तान के अंदर मतलब पाकिस्तानी स्ट्रीट्स के अंदर पोर्ट्रेट्स हैं, मिड जर्नी से डेवलप। तो वो बुरे का ही काम है। सबूर वैसे बेसिकली उसका नाम है। तो उसने रिसेंटली मतलब अपने मतलब टोटली खुद पे एक वो शॉर्ट फ़िल्म फैन बेस्ड स्पाइडरमैन मूवी बनाई थी। अच्छा या आपको शायद ना पता हो, लेकिन यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आई गेस। तो अगर आप उस लिहाज से देखें मतलब कोई इतना हाई बजट उसको उतना तो नहीं होगा ना जितना अब, ठीक है, और वो कोई बड़ी स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी, लेकिन मतलब उसके एक अपना शौक था, अपनी एक मेहनत थी, ठीक है, एंड उस लिहाज से उसका काम काफ़ी अच्छा है लेवल पे। तो मतलब टैलेंट यहाँ पे काफ़ी है। आई थिंक एक पुश स्टार्ट की ज़रूरत है जो कि मेरे नज़दीक तो ये है। और अब मैं बेसिकली इस वक़्त फ़िल्म मेकिंग का शौक है, लेकिन फ़िल्म मेकिंग में भी ज़्यादा अगर आप थोड़ा-सा वो कर लें, नैरो डाउन कर लें तो सिनेमेटोग्राफ़ी वाली साइड पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मतलब सिनेमेटोग्राफ़ी करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कलरिंग एक वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर में क्या फ़र्क होता है? या फिर कोई भी वो बंदा जो जाके मतलब वो आप शादी पे भी आप मतलब एक कैमरा गिम्बल पे लगा के आप वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियोग्राफर हैं, ओके। ठीक है। सिनेमेटोग्राफर वो आता है जो एक मतलब पूरी मूवी का एक मूड, उसका एक बेसिक उसकी कलर थीम और एक सारी वाइब क्रिएट करता है। यानी अगर इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करें तो वीडियोग्राफर वो जाके सिर्फ शूटिंग करेगा, लेकिन जो सिनेमेटोग्राफर होगा वो पहले डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ये हो, वहाँ पे ये चीज़ हो, ये कलर्स हो, सेट ऐसा हो, ठीक हो गया। सेट का तो थोड़ा वो सेट डिज़ाइनर का काम होता है कि सेट कैसा होगा। हाँ। इट्स अ वास्ट फील्ड, मतलब एक आप अगर आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल फ़िल्म में देखेंगे तो एक प्रॉपर एक लाइट क्रू अलग है जिसने लाइटिंग मैनेज करनी है और ये वो। लेकिन उनको सुपरवाइज़ करने वाला तो ऊपर एक मास्टरमाइंड होता ही है डायरेक्टर, ठीक है। अब अगर हम फ़िल्म मेकर की बात करें, फ़िल्म मेकर यार आप उसको कह सकते हैं कि जो शूट भी खुद कर रहा है, एडिट भी खुद कर रहा है, सिनेमेटोग्राफी भी खुद कर रहा है, ठीक है। वो एक वन मैन आर्मी है, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसलिए हम ज़्यादा जितने भी आपको इंस्टाग्राम या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे दे कॉल देमसेल्फ फ़िल्म मेकर, क्योंकि वो सारा खुद मैनेज कर रहे होते हैं। खुद ही प्योर टैलेंट होता है, प्योर पैशन के साथ। सारा वो खुद कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक फिल्म जो आपने देखी हो कि जो सिर्फ फिल्म मेकर ने बनाई हो और वो बहुत लाइक टच की हो आपको? यार अगर आप एक बॉलीवुड की मूवी बना तो अकेला फ़िल्म मेकर तो कभी नहीं बना सकेगा। हाँ, कोई छोटी-मोटी शॉर्ट फ़िल्म बना सकता है वो, तो वो आपको यूट्यूब से ढेर सारी मिल जाएँगी। आपकी कोई फेवरेट? नाउ आई कांट रिमेंबर इट, तो शायद मुझे अभी शायद ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मेरे से तो अब बहुत ज़्यादा इनसाइट्स पूछ लिए, थोड़ा-सा मतलब डीप डिस्कशन होगी। तो अपने बारे में मतलब थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? आपने बोला कि आपकी वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं पहले अपने वाली साहब के साथ कर रहा था।
एजुकेशन मुझे पहले ये लगता था कि मैं एज अ प्रोग्रामर अच्छा बन सकता हूँ, लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया और मैंने कोडिंग करके देखा तो मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुई कि यार ये चीज़ मैं शायद खुशी से नहीं कर पाऊँगा। अब सीन ये नहीं था कि मुझे टेक्नोलॉजी से मसला था, टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट तो मुझे था। तो लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया कि यार ये जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जाने वाला पाथ है ना, शायद मैं उसको नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा, तो मैंने उसको पॉज़ कर दिया। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब को जॉइन कर लिया। वालिद साहब और भाई का बिज़नेस था, उसके अंदर मैंने काफ़ी ट्राई करी चीज़ों को लाइक स्मार्ट करने की, कि मेरे दिल में था कि यार यहाँ पे है तो लाइक वो खाता क्यों लिखा जा रहा है सारा वो ऑटोमेट क्यों नहीं हो रहा, रजिस्ट्री पे एंट्री क्यों हो रही है, मोबाइल पे कोई ऐप क्यों नहीं है, कस्टमर का डेटा क्यों नहीं है, ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है कि यार कि इस मंथ के अंदर कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिकी है, लाइक वो फोरकास्टिंग हो, वो सारी स्टेटिस्टिक्स आए। तो मैं उन दिनों के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि उसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। मुझे एक बंदे ने कहा था कि यार आप 60-70 हज़ार दो, एक बंदा आपको बना के दे देगा। तो मैंने वो 60-70 हज़ार दिए, मैंने उसका UI कोड डिज़ाइन किया, लेकिन प्रोग्रामिंग की साइड के ऊपर बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। तो मुझे कुछ 6-7 महीने बाद उसके ऊपर काम करने के बाद ये रियलाइजेशन हिट हो गई कि यार 2 नंबर काम ही चल रहा है, कि कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि सर आपका काम हो जाएगा, कम पैसों में भी हो जाएगा, लेकिन आप जब करवाने जाते हो ना, वो नहीं हो पाता। दूसरी तरफ से मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से भी वो अब्बू की तरफ, वो ट्रेडिशनल है थोड़े से, वो एजुकेटेड नहीं है, वो देसी हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वहाँ से भी एक सपोर्ट नहीं था। तो जब मुझे लगा कि यार यहाँ पे नहीं, मुझे कुछ नज़र आ रहा कि ये चीज़ें स्मार्ट नहीं होगी, जिस तरह अब्बू लेके चल रहे हैं वैसे ही चलेगा। तो उन दिनों के अंदर मैं ऐसे फॉर द सेक ऑफ फन मैं कंटेंट बना रहा था, यूट्यूब के ऊपर ट्राई कर रहा था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मुझे एक पूरा महीना लगा उसको एडिट करने में। अब महीना ऐसे लगा कि मैं 8 घंटे काम करता था, रात को 2-3 घंटे आके वो एडिट करनी और इन्जॉय करना। तो वो जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बहुत चीज़ें सीख ली, साउंड डिज़ाइन सीख लिया, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर रिगिंग कैसे होती है वो सीख लिए, एसेट्स कैसे लेके आने हैं, एनिमेशंस कैसे करने हैं, वो सब सीख लिए। तो जब मैंने उस वीडियो को फाइनली पब्लिश किया तो मैंने देखा यार मैं अगर इतनी अच्छी एडिटिंग में कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसको एज अ सर्विस दूँ। और उस टाइम मैं अपने कंटेंट क्रिएशन से भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड था, कि मैं ये मेरे माइंड में ये था कि यार इस काम को मैं तब करूं जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। अभी मेरे पास फाइनेंशियल प्रेशर है तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली सक्सेस देगी। इन चीज़ों को मैं तब देख लूँगा जब मुझे पैसों की टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार फिर मैं क्यों ना अपना ही एक वीडियो एडिटिंग का काम शुरू करता हूँ। तो मैंने अपवर्क के ऊपर गया, 3-4 दिनों के अंदर क्लाइंट मिल गया। उसके बाद फिर मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने देखा यार अगर ये मैं खुद कर सकता हूँ तो ये मैं सिखा भी सकता हूँ, और अगर किसी को सिखा दिया तो वो भी काम कर सकता है। तो मेरे एक दोस्त थे अनस, कराची में थे, तो मैंने सबसे पहले उनको ऑफर करी कि यार अनस आप ये चीज़ सीखो, आप भी वेले हो तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं आपको दूंगा। तो उनको थोड़ा सा मैंने सिखाया, प्रोजेक्ट वगैरह बड़े बेसिक लेवल पे दिए, उन्होंने वो काम कर लिया। तो मैंने फिर जब मुझे ये रियलाइज़ होगा कि यार मैं इनको बुला सकता हूँ, तो फिर मैंने वहाँ पे ये डिसीजन किया कि मैं लाहौर चलता हूँ, वहाँ पे मैंने उसको बुलाऊंगा और जैसे जैसे आहिस्ते से काम को बढ़ाऊंगा। तो मैं लाहौर आ गया और फिर इस तरह अनस को हायर किया, फिर और हायरिंग करी, नेटवर्क बढ़ता गया, क्लाइंट्स आते गए। तो फिर अब 1 साल के बाद एक प्रॉपर एजेंसी है, 7-8 लोग हैं वहाँ पे, हायरिंग कर रहा हूँ और रिमोट भी हैं। तो ये मेरा प्रोसेस था कि कैसे मैं लाइक आईटी से वीडियो एडिटिंग की तरफ या मीडिया की तरफ आया। अच्छा, तो ये तो हमारे पास एक ब्रीफ जर्नी था ना आपका, कि मतलब आप कैसे आपने अपने गाँव से या होम टाउन से शुरू किया और आप ये लाहौर तक आए। तो अगर हम थोड़ा-सा मज़ीद इसको नैरो डाउन, मतलब इसके अंदर डीप इनसाइड डीप इनसाइट स्पेसिफिकली किस चीज़ में? मतलब कि आपको, अगर आप थोड़ी-सी टेक्निकलिटी बताना चाहेंगे जो आपको मार्केट में नज़र आया कि यार इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैप है। मुझे मैं थोड़ा-सा ना मेरा माइंड जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइड पे जाता है। तो जब मुझे ये लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार इस फील्ड में ना जाओ आप, इसमें पैसा नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चला जाओ, वो चला जाओ। मेरा माइंड ये कहता था कि क्योंकि मैंने अपने अब्बू के साथ काम किया था तो वहाँ पे ना हमारी जो शॉप थी ना वो मार्केट से थोड़ी-सी दूर थी, और क्योंकि वहाँ पे और भी बड़ी शॉप्स थी, इलेक्ट्रिक की बेसिकली काम था। तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि यार मार्केट तो वहाँ पे भी सैचुरेटेड है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे भी यार मेरे भाई ने, अब्बू ने मिलके 2-3 साल में इतना काम कर लिया कि जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उनको बीट कर दिया कंपटीशन के अंदर। तो मुझे कभी भी कंपटीशन ने डीमोटिवेट नहीं करा या मार्केट में सैचुरेशन होने में। मुझे ये लगा यार अगर मार्केट में सैचुरेशन है ना तो इसका मतलब ये है कि बहुत सा जो टैलेंट है ना
बेस लेवल का वो ज़्यादा आ गया। जब बेस लेवल का टैलेंट मार्केट में ज़्यादा आता है ना, तो जो टैलेंटेड बंदा है ना, जो थोड़ा स्किल्ड बंदा है, उसके लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं। बहुत से लोग इस चीज़ को ऐसा काउंटर प्रोडक्टिव लेते हैं। उसमें भी सीन नहीं होता कि अब मैं जब अपने क्लाइंट से बात करता हूँ तो बहुत से क्लाइंट्स क्या उसे कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए कि यार मैंने इस बंदे से काम करवाया, उससे काम करवाया, उसके पैसे कम थे लेकिन मुझे उससे रिवाइज बड़ा करवाना पड़ा, मुझे उसको छोटी छोटी चीज़ समझानी पड़ी। तो वो फिर क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होके ना एक अच्छे बंदे को ढूंढना चाहता है जो उसको पीस ऑफ माइंड दे। तो मैंने उस चीज़ को लेवरेज दिया। क्योंकि मैंने उस चीज़ को लेवरेज दिया तो मेरे ख्याल में वो एक रीज़न है कि मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स क्यों मिले, उनका मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप क्यों बना। अभी भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि यार कि कब आपके पास और लाइक एडिटर्स आएंगे, हम आपको और प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके उसके पीछे मेरे ख्याल में रीज़न सिर्फ यही है कि मैं एक सर्विस अच्छी दे रहा था और मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मार्केट के अंदर ये गैप ये है कि अच्छी सर्विस देने वाले कम है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अर्से से ये आया हुआ है कि जल्दी से स्किल सीखो, 2-3 महीने में आप स्किल सीखो, फिर आप वो उस स्किल को बेचना शुरू कर दो। अब 2-3 महीने में जो स्किल होता है वो रिफाइंड कभी नहीं होता। आपका जो रिफाइन होता है वो साल लग जाता है, साल या 6 महीने। तो यहाँ पे लोग जल्दी जल्दी से स्किल सीखते हैं और फिर वो अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, बजाय कि उस स्किल को ज़्यादा रिफाइन करें। तो उसकी वजह से उनका स्किल लेवल इतना नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट को ज़रूरत से ज़्यादा या उनकी पूरी ज़रूरत पूरी कर सके। वो बेस लेवल की ज़रूरत दिखा देते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो उस क्लाइंट की थोड़ी एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वहाँ पे वो नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को मैंने लेवरेज हो के मेरे ख्याल में अगर इतना किया तो मैंने इस चीज़ को लेवरेज किया था अपनी साइड पे। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने भी बोला कि यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हर कोई 2-3 माह में बेस लेवल का स्किल सीख के ना जल्दी से वो क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से एक मार्केट में थोड़ी-सी आप कह रहे हैं खराबी भी आ रही है कि वो कोई मतलब रिफाइंड स्किल किसी के पास नहीं। डायरेक्टली इसके रिलेटेड नहीं है, मतलब जो मेरा एक पॉइंट है, लेकिन मैं आजकल ना काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ की, डिफरेंट क्रिएटर्स की या जो भी हैं एजेंसी, वो ये क्या आपको ना एक वो थोड़ी-सी ना ओवर मार्केटिंग करके भई 3 माह लगाओ हमारे पास, ये स्किल सीखो और आप मतलब इतने टाइम में आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख आप कमा लोगे, ठीक है? तो मेरे नज़दीक मतलब यू कैन मतलब अर्न दिस मच अमाउंट इन 2 टू 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? मैं ये नहीं कहता ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम एक बड़ी रेशियो की बात करें ना, ठीक है? जो एक जनरल ऑडियंस की एक बड़ी रेशियो है, तो हर किसी की इतनी पिकिंग पावर नहीं होती कि वो एक स्किल सेट इतनी जल्दी इतना मास्टर कर सके, ठीक है? तो होता क्या है कि उनकी इस ओवर मार्केटिंग पे जल्दी-जल्दी लोग भागे-भागे आते हैं कि हाँ भाई 2 माह में, 3 माह में हम 4-4 5-5 माह, और अक्सर तो वो टाइम पीरियड मेंशन भी नहीं करते टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये स्किल सीखें और 4-4 5-5 और 6 फिगर बेसिकली वो मेंशन करते हैं कि 6 फिगर्स कमाएँ, ठीक है? वो ये भी नहीं मेंशन करते कि आपको इतना टाइम लगेगा स्किल को रिफाइन करने में या सीखने में, ठीक है? तो वो देख के लोग जल्दी से जॉइन करना शुरू कर देते हैं, और कभी-कभार तो ये होता है कि जब आप वहाँ पे जॉइन करते हो, सीखने जाते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये अगला वैसा नहीं है। क्या वैसा नहीं है, मतलब उधर तो कुछ और ही था, इधर तो कुछ और ही है। इवन कि आप उनकी वर्क स्पेस ही देख लोगे ना, तो आपको डाउट होता है कि यार नज़र तो नहीं आता किसी ने खुद इतना पैसा कमाया होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो दूसरी बात फिर ये आती है कि लोग सीखते हैं, कोर्सेज़ करते हैं, 2-3 माह कोर्स किया, अब वो उनको सिर्फ़ एक बेस लेवल सिखाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ़ द कोर्सेज़ आपको एक बेस लेवल सिखा देते हैं, ताकि आप खुद उसमें थोड़ा-सा साथ-साथ एक्सेल कर सको। अब मसला है कि वो बेस लेवल सिखा देते हैं और लोगों ने वो एक माइंडसेट डेवलप कर लिया होता है, एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि भई अब मैं 2-3 माह जैसे ही करूँगा, तो भई मेरी तो डायरेक्ट 6 फिगर। हाँ, हाँ। वो फिर जब मार्केट में निकलते हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो वो फिर एक अजीब तरह का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है मार्केट में कि यार क्या है, और फिर एक वही कि लोग भी थोड़े से ना मायूसी सी आ जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है कि मतलब क्या यार मैं अपने घर में ना सबसे छोटा हूँ, ठीक है? मेरे ऑनलाइन ट्राई करने से पहले ना मेरी सिस्टर और मेरे कुछ कज़न्स ने ट्राई किया था। और वो उनकी एफ़र्ट भी मेरे से ज़्यादा थी, जो सिंपल बात है। एफ़र्ट ऐसे ज़्यादा थी कि अगर मैंने 2-3 महीने में अपना काम सेट किया ना, तो उनको साल हो गया, किसी को 6 महीने में करते हुए। अब सवाल ये आता है कि यार अगर वो मेरे से पहले मार्केट को रिसर्च कर रहे हैं, वो मेरे से पहले मेहनत कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि मैं जल्दी ग्रो कर लिया? उसके पीछे मैं ये कहूँगा कि यार मैं बहुत सेलेक्टिव था। मेरे साथ शुरू में एक स्कैम हुआ था कि जिसने मुझे ना एक अलर्ट कर दिया। वो ये था कि एक ना आई थी कि यार आप हमको ना लाइक वो एक
स्कीम ही थी, स्कैम था। उसमें उन्होंने ये कहा कि यार आपको ना हम सिर्फ आपने ऐड पोस्ट करनी है और हम आपको ना हर ऐड के पैसे देंगे, लेकिन आपको ये ज्वाइन करने के लिए ना, ये जॉब करने के लिए आपको हमको 6,000 देना। या तो मैं आई रिमेंबर दैट। वो तो मैंने और मेरे दोस्त ने 3-3 हज़ार जमा करके वहाँ पे किया। तो मैंने कहा यार तू भी जो ऐड पोस्ट कर, मैं भी करता हूँ। अब सवाल ये आता कि अब जब उन्होंने कहा ऐड पोस्ट करो, तो वो कह रहे थे कि हमारी ही कंपनी की एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर 10-10 ऐड पोस्ट कर दो। एग्जाम्पल कि वो कहते हैं, उनकी कंपनी का नाम था नेक्स्ट सोच। वो कहते हैं नेक्स्ट सोच के नाम की OLX के ऊपर आपने 20 पोस्टें करनी है और पर पोस्ट आपको 100 रुपये मिलेगा। तो OLX की तो ये कि यार आप एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की 2-3 एड्स नहीं बना सकते। तो वो कहते थे आप डिफरेंट नाम ढूंढो। यानी बेसिकली उन्होंने हमसे पैसा लेके ना हमको मना नहीं किया कि पैसे नहीं देंगे, उन्होंने हमको एक सर्कल में लगा दिया जहाँ पे हम खुद ही थक के साइड पे हो गए। तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार इंटरनेट पे ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आके बात कर रहा है ना पैसे के पैसे आ जाएंगे, वो सच है। तो एक ना वो मेंटली अलर्ट हो गया कि यार अब ना सेलेक्टिव लर्निंग करनी है, अब हर जगह से नहीं सीखना। तो मैं बहुत सेलेक्टिव हो गया कि यार मैं किस बंदे को सुन रहा हूँ, जिस बंदे को सुन रहा हूँ उसका क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वाकई सीन है, फिर बिजनेस मॉडल को समझना। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को लेके कोशिश हो गया था, तो मैंने सेलेक्टिव लर्निंग करके वो चीज़ें सीखी जो मुझे वाकई समझ में आ रही थी। अब बहुत से लोग टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर बेतहाशा आप रोज़ पोस्ट देखते हो कि ये AI टूल आया, इसके थ्रू आप महीने के $1,000 कमा सकते हो, आप इस 6 फिगर कमा सकते हो डॉलर्स के अंदर। अब सवाल मेरे माइंड में उनको देख के ये आता है कि अगर ये वाकई इतनी कमा रहे हैं तो वो 1 घंटा ये या 4-5 घंटे वो कंटेंट बनाने में क्यों लगा रहे हैं। तो बेसिकली हर बंदा ना, हर बंदा तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी ऐसी मेजोरिटी है जो सिर्फ आपको स्कैम कर रही है। लोकल लेवल पे वो स्कैम ये होता है कि वो आपको दिखाते हैं कि देखो यार हमने पैसा जमा किया है इस कोर्स के थ्रू, तो आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपको वो कोर्स सिखाएंगे। तो वो कोर्स अब वो खुद उतना अर्न नहीं कर रहे। जब उनको ये रियलाइज हो जाता है कि यार हम खुद इतना अर्न नहीं कर रहे, तो यार हम सिखाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो यही कर रहे हैं कि वो खुद इतना अर्न नहीं कर रहे, वो सिखाना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं किसी से सीखता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यार अगर कोई बंदा इस चीज़ को सिखा रहा है, वो क्यों सिखा रहा है। अगर तो वो बंदा इसलिए सिखा रहा है कि उसका पूरा मॉडल ही सिखाने वाला है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो बंदा क्लेम कर रहा है कि यार मैं इस स्किल के थ्रू महीने के 20 लाख कमा रहा हूँ और मैं आपको 10,000 में कोर्स सिखाऊंगा, तो समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली झूठ बोल रहा है। तो स्कैम ही चल रहा है, हर जगह चल रहा है, खासकर ऑनलाइन ऑफलाइन भी। इसलिए मुझे नजर आता है कि वो ना आपको एक शॉर्टकट दिखा रहे हैं, आपको ना एक फैसिनेट करने के लिए ना एक शॉर्टकट दिखा दी कि ये टूल है, इससे आप $1,000 कमा लोगे। हाँ, कमा लोगे शायद 1 साल बाद, शायद उसके अंदर फिर वो ब्लेम आपके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि मे बी आप कुछ ठीक नहीं कर रहे, गैस लाइट कर देते हो। तो ये चीज़ें तो अगेन उसके पीछे ये क्या, सेलेक्टिव लर्निंग करो। देखो यार कौन सा बंदा जो स्किल आप सीखना चाह रहे हो, जो उसका कंटेंट सिर्फ उसके बारे में है। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको हर हफ्ते बाद ना एक नई वीडियो डालेंगे कि यार इस तरीके के ज़रिए ना आप 10 लाख कमा सकते हो। अगले हफ्ते वीडियो है कि नहीं एक नया तरीका बताता हूँ। वो तो बेसिकली पैसे कमा रहे हैं। तो ये सीन है कि यार बहुत से लोग ना इन चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने जो दूसरा आपका पॉइंट था कि रिफाइनमेंट को लेकर स्किल किया, उसके अंदर सीन ये होता है कि जब आप एक चीज़ के ऊपर काम शुरू करते हो ना, ये मेरा मानना है, आप फिर लर्निंग आपकी स्लो हो जाती है अनलेस कि आपका जो काम है वो डिमांड करे आपसे लर्न करना। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल ये है कि आप एक शॉप पे जाते हो, वहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स ही 10 पड़ी हैं, आपने वो 10 प्रोडक्ट्स समझ ली कि ये 10 प्रोडक्ट्स क्या, अब उन्हीं को सेल कर सकते हो। अब अगर आपको नई प्रोडक्ट सेल करनी है ना, या फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशन या शॉप वो नई प्रोडक्ट लेके आएगी, या फिर आप खुद जाके सीखोगे। तो जब आप स्किल सीख लेते हो, आप बेस लेवल का सीख लेते हो, आप फिर कमाना शुरू कर देते हो, आपके फिर अखराजात बढ़ जाते हैं। अब आपने तो वो पैसे पूरे करने, अगर आपने एक स्किल सीखा और आप उस स्किल के थ्रू 20,000 महीने का कमा रहे हो और आपने घर भी बता दिया कि नहीं महीने के 20,000 आएंगे, तो आप लर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको महीने के अंदर इतना काम करने को 20,000 पूरा हो जाए। तो आप अपने स्किल को रिफाइन करने में टाइम नहीं स्पेंड करोगे, उसको सेल करने में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जिसकी वजह से आप वहाँ पे अटक जाओगे। और ये ना इसमें ये मानना कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर स्किल ना, तो ऐसा ऐसा आपकी क्रिएटिविटी भी ना उस पर भी स्ट्रोब लगता जाता है। इवन इफ आई गिव माई एग्जांपल, मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो मैंने क्या कहते हैं प्रोफेशनली भी शुरू की। ठीक है, और प्रोफेशनली तरह शुरू की कि मैंने वेडिंग शूट शुरू किए। ठीक है, तो एक होती है आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव टेस्ट होता है। ठीक है, एस्थेटिक आपकी सेंस होती है।
एक अगले बंदे की होती है और वो कभी मैच करती है, कभी नहीं करती। लेकिन हमारी मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम एक जनरल ऑडियंस की और एक जो यानी कंटेंट बनाने वाला उसकी अक्सर मैच नहीं कर रही होती, ठीक है? एक ऑडियंस को उसकी वो चीज़ पसंद आ रही होगी और दूसरी को नहीं आ रही होगी, ठीक है? तो अब आप जाते हो, काम करते हो, आप अपनी एस्थेटिक सेंस के साथ करते हो। क्लाइंट को वो चीज़ नहीं पसंद आएगी, ठीक है? तो इट डज़न्ट मीन कि क्लाइंट बुरा है, ये है, वो। उसने तो अपना टेस्ट देखना, उसने आपको पे करना है और उसने मतलब अपनी पसंद का काम निकलवाना है। तो आपको ना चाहते हुए भी उसके टेस्ट के मुताबिक ढलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को तो थोड़ा-सा स्टॉप लगा ना, तो फिर जब आप अपने स्किल के थ्रू मैं इस बात को वैलिडेट करता हूँ कि जब आप अर्न करना शुरू कर देते हो ना, तो सेम रीज़न के अक्सर आपको क्रिएटर से यही सुनने को मिलता है कि जब आप अपने पैशन से पैसे कमाना शुरू कर देते हो, फिर आपका वो पैशन नहीं रहता, फिर आप थक जाते हो उससे। तो ये थी आज हमारी छोटी-सी डिस्कशन, जो कि शायद इतनी छोटी आपको ना लगी हो। तो इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद एपिसोड्स आती रहेंगी और विद टाइम इंशाल्लाह हम अच्छे-अच्छे गेस्ट भी लाएँगे और मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी आज फर्स्ट एपिसोड। होप यू विल लाइक इट। सो अल्लाह हाफ़िज़।